सो यहाँ पर जो हीट आप प्रोवाइड करते हो, अब सिस्टम कितनी हीट रिलीज करेगी, कितनी वेस्ट करेगी, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपने कितनी हीट दी थी उससे आपको मतलब है। यहाँ तक सिस्टम ने आपको काम करके दिया था, अब आप सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो। अब आप इस पिस्टन को नीचे पुश कर रहे हो, मतलब जो अंदर गैस है उसको कंप्रेस कर रहे हो। इफिशियंसी ऑफ कार्नो इंजन कैलकुलेट करते हैं। तो इतना अच्छा वर्क था कार्नो जी का थर्मोडायनेमिक्स में। यहाँ पर भी गैस एक्सपांड ही हुआ, क्योंकि अगर यह सिस्टम काम करके दे रही है इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर गैस एक्सपांड हुआ है, इसलिए एडियाबैटिक एक्सपांशन। अब एडियाबैटिक एक्सपांशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर हीट कांस्टेंट है। देखो मैं बात कर रहा हूँ 1800 के आसपास की, तब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी डिस्कवर नहीं किया गया था। तो तब लोग किसी ना किसी तरीके से हीट इंजन की इफिशियंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। फाइनल वॉल्यूम दैट इज V4 डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर V2/V1 क्या होता है, तो फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। तो इस प्रोसेस में जो गैस ने अपनी इंटरनल एनर्जी लूज की थी वो यहाँ पर गेन कर लेगा। सो हेलो, हाउ आर यू? I am a physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from this chapter, and that is Carnot engine और कार्नो साइकिल। सो आज हम कार्नो इंजन दैट इज कार्नो साइकिल की बात करेंगे। सो ठीक है, स्टार्ट हो क्लास। तो देखो कार्नो इंजन ये एक हीट इंजन होता है, पर ये एक आइडियल हीट इंजन होता है। देखो ये रियल हीट इंजन नहीं होता, ये एक आइडियल हीट इंजन होता है। देखो कार्नो इंजन ये एक आइडियल हीट इंजन होता है। मतलब ये इंजन रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। यह कॉन्सेप्ट दिया था हमें सर निकोलस कार्नो जी ने, क्योंकि तब लोग किसी ना किसी तरीके से हीट इंजन की इफिशियंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। देखो मैं बात कर रहा हूँ 1800 के आसपास की, तब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी डिस्कवर नहीं किया गया था। तो तब लोग किसी ना किसी तरीके से हीट इंजन की इफिशियंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उसका कंस्ट्रक्शन चेंज करके, उसका फ्यूल चेंज करके। लेकिन तब सर निकोलस कार्नो जी ने यह थ्योरी देके लोगों को यह प्रूव कर दिया कि आप चाहे जो कर लो, आप कभी भी हीट इंजन की इफिशियंसी बढ़ा नहीं सकते। तो ठीक है, अब हम क्या करते, तो कार्नो इंजन की बात करते। देखो कार्नो इंजन कंसिस्ट ऑफ सोर्स, इंसुलेटर एंड सिंक एंड अ कंटेनर जिसका बेस कंडक्टिंग होना चाहिए। मतलब यह कंटेनर इस बेस से हीट एब्जॉर्ब भी कर सकता है और रिलीज भी कर सकता है। सो हमें ऐसा कंटेनर चाहिए यहां पर जिसका बेस कंडक्टिंग होना चाहिए। और एक बात, यहां पर हमें सोर्स भी ऐसा चाहिए कि इस सोर्स से हम जितनी भी हीट एब्जॉर्ब कर ले, सोर्स का टेम्परेचर कभी डिक्रीज नहीं होना चाहिए। एंड सिंक भी हमें ऐसा चाहिए कि इस सिंक में हम जितनी भी हीट रिलीज करें, सिंक का टेम्परेचर कभी इंक्रीज नहीं होना चाहिए। देखो यहां पर हमें सोर्स ऐसा चाहिए कि सोर्स से हम जितनी भी हीट एब्जॉर्ब कर ले, सोर्स का टेम्परेचर कभी डिक्रीज नहीं होना चाहिए। और इस सिंक में हम जितनी भी हीट रिलीज करें, इस सिंक का टेम्परेचर कभी इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कंटेनर को सोर्स के ऊपर रखते हैं। अब जैसे हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को सोर्स के ऊपर रखेंगे, सबसे पहले होगा यहां पर आइसोथर्मल एक्सपांशन। देखो ये कंटेनर क्या करेगा, तो इस सोर्स से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको वर्क में कन्वर्ट कर देगा। देखो यहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि सिस्टम हीट एनर्जी को 100% वर्क में कन्वर्ट कर देती है। सो अगर हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को सोर्स के ऊपर रखेंगे, तो ये कंटेनर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको वर्क में कन्वर्ट कर देगा। मतलब यहां पर सबसे पहले होगा आइसोथर्मल एक्सपांशन। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम जो हीट एब्जॉर्ब करती है उसको 100% वर्क में कन्वर्ट कर देती है। सो यहां पर हमने इस कंटेनर को पहले सोर्स के ऊपर रखा है। अब होगा क्या, तो इस कंटेनर का बेस कंडक्टिंग बेस है, मतलब यह कंटेनर यहां से हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। सो ये कंटेनर क्या करेगा, सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करेगा और उसको 100% वर्क में कन्वर्ट कर देगा। अब यहां पर आइसोथर्मल एक्सपांशन क्यों लिखा है, क्योंकि इस कंटेनर में जो गैस है वो एक्सपांड करके ही आपको वर्क करके देगी ना। सो सबसे पहले यहां पर होगा आइसोथर्मल एक्सपांशन। देखो यहां पर होगा सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपांशन, जिसको हम
ग्राफिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर A to B हुआ है आइसोथर्मल एक्सपांशन, क्योंकि इस कंटेनर में जो गैस है उसने एक्सपांड करके आपको काम करके दिया है। और एक बात, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। सो इस पूरे प्रोसेस में जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा। देखो यहां पर हम T1 कंसीडर करते टेम्परेचर, तो जो टेम्परेचर होगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज कांस्टेंट। अब हम क्या करते, तो यहां का प्रेशर वॉल्यूम P1 V1 कंसीडर करते हैं और यहां का P2 V2 कंसीडर करते हैं। देखो इस पूरे प्रोसेस में जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। सो यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और ये सिस्टम आपको काम कितना करके देगी, तो W1 इज इक्वल टू nRT1 ln V2 बाय V1, क्योंकि हम आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन इसी तरह कैलकुलेट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को सोर्स से उठा के इंसुलेटर पे रखेंगे। अब जैसे हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को इंसुलेटर के ऊपर रखेंगे, वैसे ही यह कंटेनर अब हीट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। सो यहां पर होगा एडियाबैटिक एक्सपांशन। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, तो सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करके वर्क करती है। सो यहां पर यह कंटेनर क्या करेगा, अपनी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करके वर्क करके देगा, क्योंकि यहां पर वो हीट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो यहां पर होगा एडियाबैटिक एक्सपांशन। क्योंकि यहां पर अब यह सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करके काम करके दे रही है, यहां पर भी गैस एक्सपांड हो रहा है, इसलिए क्या होगा यहां पर एडियाबैटिक एक्सपांशन। और एडियाबैटिक प्रोसेस क्यों होगा, क्योंकि यहां पर हीट ट्रांसफर जीरो है। सो यहां पर होगा अब एडियाबैटिक एक्सपांशन। सो B to C ये होगा एडियाबैटिक एक्सपांशन, यहां पर हीट कांस्टेंट होगी। सो सपोज यहां पर प्रेशर है P3, वॉल्यूम है V3। सो यहां पर हम प्रेशर P3 एंड वॉल्यूम V3 कंसीडर करते हैं। देखो ये ग्राफ वगैरह हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर में स्टडी किया है। एडियाबैटिक प्रोसेस में ग्राफ इस तरह होता है। सो यहां पर हम प्रेशर P3 एंड वॉल्यूम V3 कंसीडर करते हैं। देखो यहां पर इस पूरे प्रोसेस में हीट कांस्टेंट होगी, पर यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा। देखो यहां पर पहले P1 V1 और T1 था, यहां पर क्या हुआ, तो P2 V2 और T1, क्योंकि इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट था। अब यहां पर क्या हुआ, P3 V3 T2, क्योंकि यहां पर हीट कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। तो टेम्परेचर T1 से T2 हुआ और यहां पर वर्क डन कितना होगा, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं W2 इज इक्वल टू NR डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा इंटू ब्रैकेट T2 माइनस T1, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में हम वर्क डन इसी तरह कैलकुलेट करते हैं। देखो यहां पर हुआ क्या, तो इस सिस्टम ने अपनी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करके आपको काम करके दिया। यहां पर भी गैस एक्सपांड ही हुआ, क्योंकि अगर यह सिस्टम काम करके दे रही है इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर गैस एक्सपांड हुआ है, इसलिए एडियाबैटिक एक्सपांशन। अब एडियाबैटिक एक्सपांशन क्यों, क्योंकि यहां पर हीट कांस्टेंट है। इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज हुआ है, T1 से T2 हुआ है, लेकिन पूरे प्रोसेस में हीट कांस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, तो इस कंटेनर को जो इंसुलेटर पर है इसको हम सिंक पे रख देंगे। अब जैसे हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को सिंक पे रख देंगे, यहां पर होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्योंकि अब यह सिस्टम आपको काम करके नहीं दे सकती, क्योंकि जितना मैक्सिमम काम दैट इज मैक्सिमम वर्क ये कर सकती थी वो उसने आपको करके दिया। अब यहां से आपको सिस्टम के ऊपर काम करना होगा, क्योंकि यह पिस्टन ऊपर गया है। आपको क्या करना होगा,
ये पिस्टन को नीचे लाना होगा। सो अब होगा यहाँ पर आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्योंकि यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रही है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। क्योंकि अब आप पिस्टन को नीचे पुश कर रहे हो, मतलब कंप्रेस कर रहे हो, इसलिए यहां पर होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब आप सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो, यहां तक सिस्टम ने आपको काम करके दिया था, अब आप सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो, अब आप इस पिस्टन को नीचे पुश कर रहे हो, मतलब जो अंदर गैस है उसको कंप्रेस कर रहे हो, और यहां पर हीट ट्रांसफर हो रही है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो यहां पर होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। और अगर यहां पर आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा तो यहां पर वर्क कितना होगा? तो वर्क 3 इज इक्वल टू nRT2। देखो यहां पर ये होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन, यहां पर ये D पॉइंट होगा P4V4 और यहां पर टेम्परेचर होगा T2, क्योंकि इस प्रोसेस में T1 जो था वो T2 हुआ, और इसलिए यहां पर होगा nRT2, क्योंकि अब यहां पर टेम्परेचर T2 है, ln V4/V3। और ये हमने कैसे लिखा? तो हमने इसी फॉर्मूले का यूज किया है, लेकिन यहां पर जो टेम्परेचर था वो T2 था, इसलिए हमने क्या किया, यहां पर T1 की जगह पे T2 लिखा। देखो यहां पर इस प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज हुआ था, T1 से T2 हुआ था, यहां पर हीट कांस्टेंट थी। सो यहां पर टेम्परेचर T2 है, इसलिए हमने क्या किया, यहां पर T2 लिखा। और ln V2/V1 मतलब क्या होता है? तो ln फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। सो यहां पर फाइनल वॉल्यूम V4 है, देखो यहां पर फाइनल वॉल्यूम V4 है, एंड इनिशियल वॉल्यूम V3 है, देखो यहां पर इनिशियल वॉल्यूम V3 है। सो फाइनल दैट इज V4, देखो यहां पर जो कंडीशंस है वो V4, P4 एंड T2। सो फाइनल वॉल्यूम दैट इज V4 डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, क्योंकि यहां पर V2/V1 क्या होता है? तो फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। अब यहां पर फाइनल वॉल्यूम है V4 एंड इनिशियल वॉल्यूम है V3, इसलिए क्या होगा यहां पर ln V4/V3। और टेम्परेचर T2 है, इसलिए क्या होगा यहां पर टेम्परेचर T2 होगा। यहां पर और एक बात, यहां पर स्टूडेंट ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर हम यहाँ पर सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें W3 के लिए माइनस साइन का यूज करना होगा। लेकिन याद रखो फिजिक्स में हम माइनस साइन बस डायरेक्शन शो करने के लिए यूज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो इस कंटेनर को जो सिंक पे है उसको इंसुलेटर पे रखेंगे। देखो पहले हमने क्या किया, तो इस कंटेनर को सोर्स पे रखा, फिर सोर्स से इंसुलेटर पे रखा, फिर इंसुलेटर से सिंक पर रखा, और अब हम क्या कर रहे हैं, तो सिंक से इंसुलेटर पर रख रहे हैं। अब यहां पर हीट ट्रांसफर नहीं होगी, है ना? जब हम कंटेनर को इंसुलेटर पे रखेंगे तब हीट ट्रांसफर नहीं होगी, मतलब यहां पर अब होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। देखो यहां पर होगा अब एडियाबैटिक कंप्रेशन, क्योंकि यहां पर भी हम गैस को कंप्रेस ही करेंगे, लेकिन यहां पर हीट ट्रांसफर नहीं होगी। सो अगर यहां पर हीट ट्रांसफर नहीं होगी तो यह होगा हमारे लिए एडियाबैटिक कंप्रेशन। देखो यहां पर D2A यह होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। देखो यहां पर भी हम गैस को कंप्रेस ही कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, और अगर यहां पर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा देन वो होगा हमारे लिए एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना? एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर 0 होता है। अब यहां पर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, सो यहां पर यह प्रोसेस होगा हमारे लिए एडियाबैटिक कंप्रेशन, क्योंकि हम यहां पर गैस को कंप्रेस कर रहे हैं। यहां पर होगा क्या, तो इस प्रोसेस में जो गैस ने अपनी इंटरनल एनर्जी लूज की थी वो यहां पर गेन कर लेगा। सो यह सिस्टम वापस से अपनी इनिशियल स्टेज में चली जाएगी।
देखो यहाँ पर वर्क डन कितना होगा, W4 इज इक्वल टू NR इंटू ब्रैकेट T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। देखो ये वर्क डन हमने कैसे लिखा, तो हमने इसी फॉर्मूले का यूज किया है, लेकिन अब यहां पर यह सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेज में चली जा रही है। यहां पर जो टेम्परेचर T2 है वो T1 हो रहा है, मतलब यहां पर हमारे लिए इनिशियल टेम्परेचर है T2 एंड फाइनल टेम्परेचर है T1। अब यहां पर क्या होता है, तो T2 माइनस T1 मतलब क्या, तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब यहां पर जो फाइनल टेम्परेचर है वो T1 है एंड इनिशियल टेम्परेचर T2 है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर W4 इज इक्वल टू NR इंटू ब्रैकेट फाइनल टेम्परेचर दैट इज T1 माइनस इनिशियल टेम्परेचर दैट इज T2 एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा एज इट इज। सो हमने इसी फॉर्मूले का यूज किया है, यहां पर यह सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेज में चली गई है। सो ये होगा हमारे लिए W1, W2, W3 एंड W4। अब यहां पर टोटल वर्क कितना होगा देखो, देखो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, और यहां से आगे जो डेरिवेशन है वो बहुत इजी है। अब हमें क्या करना है, तो बस W1, W2, W3 एंड W4 की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करने हैं। देखो W1 कितना है, सो nRT1 ln V2 बाई V1 प्लस W2 कितना है, सो NR इंटू ब्रैकेट T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, सो NR इंटू ब्रैकेट T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा प्लस W3 कितना है, सो NR T2 ln V4 बाय V3 प्लस W4 कितना है, सो NR इंटू ब्रैकेट T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, सो NR इंटू ब्रैकेट T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। देखो यहां पर बस हमने W1, W2, W3 एंड W4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। अब अगर हम इस इक्वेशन को ठीक से ऑब्जर्व करते हैं तो यहां पर ये दोनों टर्म्स देखो, NR T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा एंड NR T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही है। कैसे, तो बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर एक T2 माइनस T1 और यहाँ पर एक T1 माइनस T2। सो अगर हम यहां से माइनस एन बाहर लेंगे तो होगा क्या, देखो ये NR T1 एज इट इज ln V2 बाई V1 प्लस NR T2 माइनस T1 एज इट इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा प्लस NR T2 ln V4 बाई V3। अब यहां पर हम क्या करेंगे, तो इस ब्रैकेट से माइनस एन बाहर लेंगे। देखो माइनस NR T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। देखो यहां पर हमने क्या किया, तो बस इस ब्रैकेट से माइनस साइन बाहर लिया। सो यहां पर था T1 माइनस T2, यह बन गया T2 माइनस T1 और यह माइनस साइन हमने बाहर लिया। अब देखो यहां से ये टर्म एंड ये टर्म कैंसिल होगी क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। सो यहां पे इक्वेशन क्या बचा, सो W इज इक्वल टू NR T1
ये ln v2 बाई वी वन एज इट इज प्लस यहाँ पे बचा nRT2 ln v4 बाई v3, सो nRT2 ln v4 बाई v3 एज इट इज। अब देखो यहां से आगे हम क्या करेंगे, तो ये v4 बाई v3 को किसी तरह v2 बाई v1 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इस रिलेशन का यूज करेंगे। देखो t v रेस टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में टी वी रेस टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस रिलेशन का यूज करना पड़ता है क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट होती है। इसकी बात हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर में की है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहां पर भी एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है वहां पर इस रिलेशन का यूज करेंगे। देखो अगर हम एडियाबैटिक एक्सपांशन की बात करेंगे, मतलब इस प्रोसेस के लिए यह रिलेशन हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो टी, देखो इनिशियल में टेम्परेचर कितना था, तो यहां पर टेम्परेचर था T1, देखो यहां पर टेम्परेचर था T1, सो इनिशियल टेम्परेचर T1, V था V2, देखो यहां पर वॉल्यूम था V2 है ना, V2 रेस टू होगा गामा माइनस वन इज इक्वल टू फाइनल में कितना था टेम्परेचर, देखो यहां पर टेम्परेचर था T2, देखो यहां पर टेम्परेचर था T2 है ना, सो इज इक्वल टू T2, देखो यहां पर वॉल्यूम था V3, सो V3 रेस टू गामा माइनस वन, देखो ये होगा इनिशियल टेम्परेचर वॉल्यूम, ये होगा फाइनल टेम्परेचर वॉल्यूम। देखो यहां पर टेम्परेचर था T1, यहां पर टेम्परेचर था T2, यहां पर था वॉल्यूम V2, यहां पर था वॉल्यूम V3, सो यहां पर क्या होगा T1 V2 रेस टू गामा माइनस वन, यहां पर क्या होगा T2 V3 रेस टू गामा माइनस वन। सिमिलरली हम क्या करेंगे, तो एडियाबैटिक एक्सपांशन के लिए ये रिलेशन लिखेंगे। देखो इनिशियल स्टेज में मतलब यहां पर टेम्परेचर था T2, सो T2 और वॉल्यूम था V4 गामा माइनस वन, देखो यहां पर टेम्परेचर था T2 एंड वॉल्यूम था V4, सो T2 V4 रेस टू गामा माइनस वन, दैट इज इनिशियल इज इक्वल टू, देखो यहां पर फाइनल में टेम्परेचर था T1 एंड वॉल्यूम था V1, सो T1 V1 रेस टू गामा माइनस वन, दैट इज हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सो T1 V1 रेस टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 V4 रेस टू गामा माइनस वन। देखो ये टर्म हमने पहले ली, ये टर्म हमने बाद में ली। अब हम क्या करेंगे, तो इन दो इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, मतलब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, देखो यहां पर है T1 V2 रेस टू गामा माइनस वन, सो T1 V2 रेस टू गामा माइनस वन, यहां पर होगा, देखो यहां पर क्या है T2 V3 रेस टू गामा माइनस वन, सो T2 V3 रेस टू गामा माइनस वन। अब यहां से ये T1 और ये T1 कैंसिल होगा और यहां से ये T2 एंड T2 कैंसिल होगा, यहां पर क्या बचा, तो बस V1 रेस टू गामा माइनस वन डिवाइडेड बाय V2 रेस टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू V4 रेस टू गामा माइनस वन डिवाइडेड बाय V3 रेस टू गामा माइनस वन। दैट इज हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो V1 बाय V2 रेस टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू V4 बाय V3 रेस टू गामा माइनस वन। और अगर हम यहां पर दोनों तरफ 1 अपॉन गामा माइनस वन का स्क्वायर लेंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो V1 बाय V2 इज इक्वल टू
V4 by V3, that is V4 by V3 is equal to V1 by V2. सो यहां पर हमें V4 by V3 इज इक्वल टू V1 by V2 मिला. सो अब हम क्या करेंगे, सो V4 by V3 इज इक्वल टू V1 by V2 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, देखो W इज इक्वल टू nRT1 ln V2 by V1 प्लस nRT2 ln V4 by V3 इज इक्वल टू V1 by V2 सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो V1 by V2, और देखो यहां पर V2 by V1 है और यहां पर V1 by V2 है. सो अगर मुझे यहां पर V1 by V2 को V2 by V1 में कन्वर्ट करना है तो मैं किस तरह कर सकता हूं, तो बस मुझे यहां पर माइनस साइन देना होगा. सो ये बन जाएगा V2 by V1 क्योंकि मैं यहां पर माइनस साइन दे दूंगा. सो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू, देखो nRT1 एज इट इज ln V2 by V1 माइनस, देखो ये मैंने माइनस किया यहां पर प्लस का क्योंकि मुझे यहां पर V2 by V1 करना है. nRT2 एज इट इज ln V2 by V1. यहां पर बस मैंने माइनस साइन कर दिया और ये कन्वर्ट किया V1 by V2 को V2 by V1 में. सो यहां पर बस माइनस साइन दे दिया. अब यहां पर nR एंड ln V2 by V1 दोनों में कॉमन है ना. सो हम क्या करेंगे, उसको कॉमन बाहर लेंगे. सो W इज इक्वल टू nR इनटू ब्रैकेट, देखो T1 माइनस T2 और ln V2 by V1 एज इट इज. ये होगा टोटल वर्क डन. सो ये होगा टोटल वर्क डन. और अब अगर हमें इफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, इफिशिएंसी ऑफ दिस कार्नो इंजन, तो हम क्या करते हैं, इफिशिएंसी के लिए W बाई Q1 से इफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं. देखो यहां पर इफिशिएंसी हम ईटा इज इक्वल टू W बाई Q1 से कैलकुलेट करते हैं. देखो यहां पर W क्या है, तो जो वर्क आपने कैलकुलेट किया है, एंड Q1 क्या है, तो हीट गिवन टू अ सिस्टम. तो स्टार्टिंग में जब कंटेनर आपने सोर्स पर रखा था तब जो हीट इस कंटेनर ने एब्जॉर्ब की थी वो थी हीट गिवन टू अ सिस्टम. मतलब यहां पर जो उसने हीट एब्जॉर्ब की थी दैट इज Q1, वो थी हीट गिवन टू अ सिस्टम. एंड यहां पर उसने Q2 हीट रिलीज की थी सिंक में. देखो यहां पर इफिशिएंसी हम ईटा इज इक्वल टू W बाई Q1 से कैलकुलेट करते हैं. मतलब जो हीट आपने सप्लाई की थी, अब उसने कितनी वेस्ट की उससे आपको कोई मतलब नहीं है, पर आपने जो हीट प्रोवाइड की थी उससे आपको क्या करना पड़ता है, तो इफिशिएंसी कैलकुलेट करनी पड़ती है. सो यहां पर जो हीट आप प्रोवाइड करते हो, अब सिस्टम कितनी हीट रिलीज करेगी, कितनी वेस्ट करेगी, इससे आपको कोई मतलब नहीं है. आपने कितनी हीट दी थी उससे आपको मतलब है. सो यहां पर हमने हीट कितनी दी थी, तो Q1. सो अब हम क्या करेंगे, ईटा कैलकुलेट करने के लिए, देखो ईटा इज इक्वल टू W कितना है, तो W इज इक्वल टू nR T1 माइनस T2 ln V2 by V1 एंड डिवाइडेड बाय Q1. अब यहां पर Q1 कितना होगा, तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो आप हीट सप्लाई करते हो वो वर्क में कन्वर्ट होती है ना. फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस Q इज इक्वल टू W. अब यहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस एक तो यहां पर हो रही है दैट इज आइसोथर्मल एक्सपांशन, एंड एक यहां पर हो रही है दैट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन. अब यहां पर उसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है. सो यहां पर होगा Q1
यहाँ पर उसने हीट एनर्जी रिलीज की है ना, यहाँ पर आपने कंप्रेस किया था तो यहाँ पर होगा Q2। सो इस केस में जो आपकी हीट होगी Q1 वो होगी W1 के बराबर। सो यहाँ पर Q1 इज इक्वल टू W1 होगा। सो Q1 इज इक्वल टू W1। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो आप हीट सप्लाई करते हो वो वर्क के बराबर होती है। अब यहाँ पर दो आइसोथर्मल प्रोसेस है, एक तो आइसोथर्मल एक्सपांशन एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब हमें मतलब है जो हमने हीट दी थी, मतलब हीट प्रोवाइड की थी, दैट इज हीट गिवन, है ना, हमें Q1 से मतलब है। अब इस प्रोसेस में सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की थी, यहाँ पर तो उसने रिलीज की थी। सो हमें जो हीट रिलीज की थी उससे कोई मतलब नहीं है। जो हमने हीट प्रोवाइड की थी दैट इज Q1 वो यहाँ पर थी, मतलब आइसोथर्मल एक्सपांशन में। सो यहाँ पर Q1 इज इक्वल टू W1, मतलब हमें यहाँ पर Q1 कितना मिला, सो nRT1 ln इंटू ब्रैकेट V2 बाई V1, क्योंकि Q1 आपका W1 के बराबर है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई nRT1 ln V2 बाई V1, और यहां से ये ln V2 बाई V1 एंड ln V2 बाई V1 एंड nR कैंसिल होगा। देखो यहां पर हमने Q1 इज इक्वल टू बस W1 सब्स्टिट्यूट किया, और W1 क्या है तो nRT1 ln V2 बाई V1। सो हमें ये इक्वेशन मिला। अब यहाँ पर बचा क्या, तो देखो इफिशियंसी इज इक्वल टू ईटा इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर बचा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। देखो यहाँ पर बचा T1 माइनस T2 एंड डिवाइडेड बाई T1। और अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो देखो 1 माइनस T2 बाई T1। देखो यहाँ पर हमने ईटा इज इक्वल टू W बाई Q1 का यूज किया है। सो इस तरह हम इफिशियंसी ऑफ कार्नो इंजन कैलकुलेट करते हैं। सो इतना अच्छा वर्क था सर कार्नो जी का थर्मोडायनेमिक्स में। हालांकि इस वर्क के लिए सर कार्नो जी को अपनी लाइफ टाइम में कभी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिला, और बाद में 38 की एज में कॉलरा से उनकी डेथ हो गई थी। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।